नैना तुम बुरे, नैना तुम बुरे, तुमसे बुरा न कोई, आप ही प्रीत की आग लगाए, आप ही बैठे रोए। नैना 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 नैना, मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, बात अधम कह दीनी रे, मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। ओके, तो कमला बोस जी से उनसे आपने क्या क्या सीखा, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत? हाँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, Okay. क्योंकि एमए कर रहे थे तो दैट वाज व्हाट आई नीडेड गाइडेंस फॉर। आपने बात करने की कोशिश की थी उनसे कभी कि आपको एक मंच चाहिए, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, आपको अपनी पहचान बनानी है, कोई बात की आपने कभी उन लोगों से ससुराल में? नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि मुझे मंच का तब तक भी बिल्कुल पता नहीं था। आई गॉट मैरिड अर्ली। You just wanted to do music. I just wanted to be connected to music. So as soon as I had finished my MA, उसके पहले ही मेरी engagement हो गई, शादी हो गई। जैसे शास्त्रीय संगीत अगर हम लें या नृत्य, इनकी अपनी एक इनके वजूद को बनाए रखना भी एक चैलेंज है, लेकिन कलाकारों को किस किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? एक तो सबसे पहले आपको मंच मिलना ही काफ़ी मुश्किल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस, और आज के हमारे इस एपिसोड में एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सूफ़ी और गज़ल गायकी की जानी मानी कलाकार रश्मि अग्रवाल जी। रश्मि जी ने अपने सोलफुल आवाज़ और आध्यात्मिक संगीत से देश ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो चलिए जानते हैं उनकी संगीत यात्रा, सूफ़ी संगीत की गहराई और उनके ख़ास प्रोजेक्ट्स के बारे में। रश्मि जी, आपका स्वागत करना चाहूँगी कार्यक्रम में। नमस्कार। इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो आके। थैंक यू सो मच। तो रश्मि जी, जितना मैं आपको अब तक जानती हूँ, मैं यही जानती हूँ कि आपका जो परिवार था, अक्सर कलाकार जो है एक मुकाम हासिल करते हैं क्योंकि उनका एक घराना होता है, एक परिवार विरासत होता है, लेकिन आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। आप अपने, मुझे लगता है, फैमिली से पहली कलाकार बनी होंगी। बिल्कुल इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल। तो जब परिवार में कोई संगीत या किसी भी कला से जुड़ा ना हो तो रास्ता कितना मुश्किल होता है और कैसे चयन किया, क्योंकि ये बिल्कुल नया रहा होगा आपके लिए। कभी सोचा नहीं था कि इस रास्ते पर चलूँगी, पर हाँ, जब छोटी थी तो मेरे फादर बहुत तरह का संगीत सुनते थे। मतलब सुबह उठते ही रेडियो चालू हो जाता था, दिन में भी जब भी वो काम से वापस आते लंच पे, तो भी हर समय रेडियो या टेप रिकॉर्डर, स्पूल प्लेयर, सब पे हर समय संगीत चलता रहता था। वो कानों में पढ़ते पढ़ते, और बस ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि उन्होंने मेरे गले में सुर दे दिए थे। तो जो रेडियो पे सुनती थी नकल करती थी। रेडियो पे ही 2-3 बार जब गाने आते थे तो उनको नोट कर लेती थी, लिख लेती थी और उनकी नकल कर कर के गाती थी। स्कूल में जैसे किसी का प्रिंसिपल का बर्थडे हुआ, टीचर का बर्थडे हुआ, तब ये हुआ कि रश्मि गाना गाएंगी। तो वहाँ पे इस तरह से मतलब एक्सपोजर हुआ कि मैं लोगों के सामने गाने लगी, और फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि ठीक ठाक है।
पर फिर भी ये नहीं था कि मुझे संगीत की ही ओर जाना है, क्योंकि इसका कोई वातावरण तो था नहीं, घर में एटमॉस्फेयर था ही नहीं। वो स्कूल में जब कॉलेज पहुंची तब 12th में 11th में रादर, तब मेरी जो स्कूल टीचर थी, क्लास टीचर, उन्होंने सुना मुझे लंच ब्रेक के टाइम, और उनकी ही ये सलाह थी कि मैं म्यूज़िक ले लूँ। कौन सा गाना गा रही थी आप? मैं कौन सा गाना गा रही थी वो तो याद नहीं, पर हाँ लंच में जैसे लड़कियाँ कहती थी कि आज क्या सुना रही हो। वो गर्ल्स स्कूल था? हाँ, सेंट मेरीज़। सेंट मेरीज़, हाँ। तो उन्होंने सुना तो बोली कि हमारे स्कूल में ये इंट्रोड्यूस हुआ है म्यूज़िक, तुमने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके तुम म्यूज़िक ले लो। तो ये लेकिन बहुत बड़ा फैसला रहता किसी के लिए भी, क्योंकि मान लिया आप साइंस स्टूडेंट हैं और अचानक से आप सब छोड़ के और नहीं, ये आर्ट्स, मैं आर्ट्स में आई थी, माय सब्जेक्ट्स वर ऑफ आर्ट्स। अच्छा। हाँ, साइंस नहीं था। तो एक सब्जेक्ट ड्रॉप करके पहले तो मैं गई, मैंने कहा कि पहले मैं म्यूज़िक टीचर से मिलूं तो सही, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी भी कि नहीं करेंगी। तो उन्होंने जब बुलाया, बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप सारेगामा गा के सुनाओ, बजा के हारमोनियम। तो मुझे पहली बार मैं हारमोनियम देख रही थी, फिज़िकल हारमोनियम। अच्छा। हाँ, मैंने देखा नहीं था, तस्वीरों में देखा था। तो मैंने कहा मैं बजा नहीं सकती, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। तो हंसने लगी, बोली अच्छा ठीक है मैं बजाती हूँ, तुम गाओ। तो वही असेंट डिसेंट था गाने में, तो उन्होंने बजाया और मैंने सारेगामा पाधानीसा गा दिया। तो बोली ठीक है, गला ठीक है, तुम आ सकती हो। तो देन आई टुक अप म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट। उससे पहले आपने कोई तालीम कहीं कुछ भी सीखा नहीं था? कुछ नहीं। रेडियो पे सुनती थी और बस वही नकल करते थे। तो सुनने का भी असर होता है? मतलब सुनने का बहुत असर होता है। और वही मैंने कहा ना कि ईश्वर ने कृपा करी थी कि मेरे गले में सुर दे दिए थे। तो दिन भर ही गाते रहते थे, कुछ भी करते हुए हर समय गाना गाते रहते थे। फिर तालीम कब शुरू हुई? तालीम यहीं से शुरू हुई, क्लास 11 से। अच्छा। और मतलब एकेडमिकली ही तालीम हुई, कोई गुरु के पास ऐसे नहीं गए। जो मेरी गुरु थी श्रीमती कमला बोस, इलाहाबाद में जी, उनकी ही बहुत बड़ी ये कृपा है, देन है कि मैं आज इस जगह पे हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम मेरे से प्राइवेटली आके भी सीखा करो। और औरों से तो वो क्या लेती थी क्या नहीं लेती थी, मेरे से एक पैसा नहीं लेती थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने आप में स्पार्क देख लिया हो सकता है। फिर यही जो संगीत की तरफ रुझान या इश्क कह लें, तो मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी म्यूज़िक लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे फादर ने मना कर दिया था कि नहीं लेना है, इंग्लिश ले लो। तो मेरी गुरु जो थी कमला जी, वो जानती थी कि अगर मुझे चैलेंज करेंगी तो मैं ज़रूर लूँगी म्यूज़िक। तो उन्होंने कहा नहीं तुम मत लो, तुम्हारे पापा भी मना कर रहे हैं, तुम रहने दो, नहीं कर पाओगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर पाऊँगी, आप साथ में हैं तो क्यों नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बस ठान लिया कि मुझे तो लेना ही है, मैं एमए में म्यूज़िक। फिर माता पिता के विरोध में जाना एक तरह से तो विरोध ही था। हाँ, विरोध था। तो उन्होंने कैसे इस बात को लिया? पहले तो नाराज़ हुए थे पापा, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, पर फिर मान गए। ओके। तो कमला बोस जी से उनसे आपने क्या क्या सीखा? मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत? हाँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्योंकि एमए कर रहे थे तो दैट वाज व्हाट आई नीडेड गाइडेंस फॉर। तो क्लासिकल ही सिखाती थी और साथ में भजन, गज़ल, ठुमरी, सब चीज़ सिखाती थी। हम अक्सर सुनते हैं कि जैसे ना सिर्फ शिष्य को, एक गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। बिल्कुल, है ना? शायद यही रीज़न था कि वो उनका मेरे से बहुत अटैचमेंट था, मेरा भी बहुत ज़्यादा था उनसे। तो मतलब इट वाज हर गाइडेंस व्हिच हेल्प्ड मी चूज दिस पाथ। एंड हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट? कितना था? क्योंकि जब आपका कोई परिवार में ऐसी कोई विरासत ना हो जिसको आप आगे बढ़ा रही हों, तो मंच मिलना, कलाकारों के बीच पहुंच पाना, उनके सामने जाके क्या मन में हिचकिचाहट, डर, संशय
कुछ ऐसा? उस समय तो देखिए बचपने में तो कोई इतना डर वगैरह रहता नहीं है। स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करती थी। मंच का मुझे इतना अंदाज़ा ही नहीं था, कलाकार बनना क्या होता है वो नहीं पता था। फिर मेरी जब शादी हो गई उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये क्या हुआ, अब तो मैं म्यूज़िक नहीं कर पाऊँगी। और कमला दी भी बहुत परेशान थी कि अब तुम मंच के लिए तैयार हो रही थी, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब क्या ये करोगी। शादी हो गई कि मतलब कि सब पीछे छूट जाएगा, ऐसा सोचा जाता है ना? असल में मेरा जो ससुराल है, मेरे इन लॉज, दे वर ऑल्सो नॉट इन म्यूजिक, इंक्लाइन टूवर्ड्स म्यूज़िक। तो एक उनके मन में यही डर था कि बनिया फैमिली में जा रही है, यहाँ तो बिल्कुल ही संगीत का कोई माहौल नहीं है, और अभी तो ये तैयार हो रही थी मंच के लिए, तो क्या करेगी। तो उन्होंने ऐसा उन्होंने काम किया कि मेरा दिल उनको कभी दुआएं देता थकेगा नहीं। उन्होंने कैसेट, उस समय होते थे, कैसेट में उन्होंने अपनी आवाज़ में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, कमला जी भजन, ने? हाँ, ये भर के दिया कि तुमको वहाँ पे कोई अभी सीखने को तुरंत तो मिलेगा नहीं, तो तुम इसी को सुनती रहना और साथ में गाती रहना। अब उधर जाके हारमोनियम खरीदोगी, कब खरीदोगी, तो कम से कम वो ना टूटे, सिलसिला ना टूटे। उन्होंने कैसेट में भर के मुझे 2-3 रागें दे दी थी। तो आप रियाज करती थी उनसे? हाँ, रियाज करती थी, लेकिन हाँ, दरवाजे खिड़की बंद करके कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। कभी किसी ने पकड़ा आपको कि ये नहीं, गाती? या मालूम तो था कि गा रही है, लेकिन किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो कि दरवाज़ा खुला है तो पूरा खुला आवाज़ पहुँचे लोगों तक, ऐसा आपने नहीं। बात करने की कोशिश की थी उनसे कभी कि आपको एक मंच चाहिए, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, आपको अपनी पहचान बनानी है? कोई बात की आपने कभी उन लोगों से ससुराल में? नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि मुझे मंच का तब तक भी बिल्कुल पता नहीं था। आई गॉट मैरिड अर्ली। You just wanted to do music. I just wanted to be connected to music. So as soon as I had finished my MA, उसके पहले ही मेरी engagement हो गई, शादी हो गई। तो यहाँ जब आई तब मैंने कमला दी से कहा कि मुझे म्यूज़िक से कनेक्टेड रहना है, तो आप ही बताइए मैं यहाँ पे किससे सीखूँ, क्या करूँ। देन शी गाइडेड मी टू सविता देवी। हाँ, तो उनसे फिर मुलाकात हुई, फिर उनसे सीखना शुरू हुआ। बट ये था कि क्लासिकल तो इस परिवार में रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत रियाज चाहिए, घंटों के रियाज चाहिए। तो परिवार के साथ साथ सास भी थी, तो उनके साथ मेरे इन लॉज भी सब साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। तो बस उनसे सविता जी से सीखना शुरू किया। ठुमरी दादरा में कम से कम, तो यहीं से सेमी क्लासिकल में आप? हाँ, सेमी क्लासिकल, क्योंकि एक तो ज़ुबान ठुमरी दादरे की उत्तर प्रदेश की है, और इट फेल्ट वेरी लाइक एट होम, या फेमिलियर। तो मैंने सोचा कि क्लासिकल नहीं कर सकती तो कम से कम। लेकिन जब हम क्लासिकल सीखते हैं और एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हम सेमी क्लासिकल में जाना चाहते हैं, तो हाउ इजी इज़ द ट्रांजिशन? क्योंकि वो ठुमरी और दादरा ये तो बिल्कुल अलग किस्म की शैली हो जाती है, बिल्कुल उसकी ज़ुबान भी अलग हो जाती है। तो नहीं, इतनी अलग तो नहीं है। हाँ, जैसे क्लासिकल में एक स्ट्रिक्ट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, इसमें इतने रूल्स नहीं हैं। इसमें खुलापन है कि आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, इस राग से मिलती जुलती राग में जाके वापस आप इसी राग में आ सकते हैं। तो वो एक इम्प्रोवाइजेशन की शैली है। तो मुझे आई फेल्ट quite happy that my transition, at least I'm connected to music. Till that time also मेरा कोई intention ऐसा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली इसको करना है। फिर वो कब हुआ, वो लम्हा कब आया प्रोफेशनली इसको परसू करने का? जब उनसे सीख रही थी तो उनकी एकेडमी में ये हर साल होता था एनुअल सविता जी के? हाँ, सविता जी के यहाँ। तो उसमें मुझे मंच
मिला, तब मुझे एक एक्साइटमेंट हुआ कि ये मेरी जगह है, यहाँ मुझे और ज़्यादा काम आप शायद करना है। पैदा ही ये करने के लिए हुई थी। रास्ते मुश्किल होते हैं, बट हाँ। जहाँ आपको पहुँचना होता है वहाँ हाँ, पहुँच ही जाते हैं। हाँ। मतलब कोई प्लान्ड नहीं था कि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस रास्ते किस तरह से जाना है। ये रास्ते मिलते गए, बस एक ये था कि म्यूज़िक से कनेक्टेड रहना है। इफ़ आई एम नॉट डूइंग म्यूज़िक देन माई लाइफ इज़ मतलब सूनापन है उसमें, और मैं क्या करूं। और गाने का हर समय मन करता था, कुछ भी गाओ, बस गाते रहो। तो किस किस किस्म के चैलेंजेस आते हैं कलाकार की ज़िंदगी में? देखा जाए, जैसे शास्त्रीय संगीत अगर हम लें या नृत्य, इनकी अपनी एक इनके वजूद को बनाए रखना भी एक चैलेंज है, लेकिन कलाकारों को किस किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? एक तो सबसे पहले आपको मंच मिलना ही काफ़ी मुश्किल होता है। वो भी एक सीखते सीखते आदमी सीख पाता है कि कैसे आगे बढ़ें इस मतलब प्रोफेशनल एरिया में। और मुझे भी जब ऐसा लगा कि मैं नाउ आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू द ऑडियंस, देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई बुक्ड इंडिया हैबिटेट सेंटर। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड, तो उसमें कई लोग थे जिन्हें मेरा काफ़ी पसंद आया, एंड दे ऑफर्ड कि आप अगले महीने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइए। तो फ्रॉम देयर ऑन आई लर्नड कि यस, आई कैन प्रेजेंट अ कॉन्सर्ट, अ कॉन्सेप्ट, अ शो well enough for the audience to appreciate. तो वहाँ से मुझे ये एक थ्रिल मिलने लगा जब अप्रिसिएशन मिला। फिर देन आई लर्नड हाउ टू मैनूवर माई सेल्फ। ICCR है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, तो उनमें मैंने फिर अप्लाई किया, पता किया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। So that is how I reached these places. लेकिन चूँकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो गज़ल में भी है, सूफ़ी में भी है, भक्ति में भी है। अभी कौन सा सुनेंगे? क्योंकि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि ये बात कर रहे हैं, सिर्फ सुना कुछ नहीं रही मैम। सो अभी कौन सा सुनाएंगे आप? क्या सुनाना आप क्या सुनना चाहेंगी? मुझे तो सब पसंद है, संगीत ही पसंद है। सूफी या गज़ल? सूफी। चलिए, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, छाप तिलक सब छीनी। नैना तुम बुरे, नैना तुम बुरे, तुमसे बुरा न कोई, आप ही प्रीत की आग लगाए, आप ही बैठे रोए। नैना 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 नैना, मुँह से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, बात अधम कह दीनी रे, मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिला के। बहुत सुंदर। लेकिन रश्मि जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम सूफ़ी जब सोचते हैं तो जो तस्वीर जहन में उभरती है कि आवाज़ बहुत ऊंचाई पर लेके जाना है आपको, एक हाई पिच उसमें क्रेसेंडो। हाँ। सो और पहले हम देखते थे कि शायद मेल्स ज़्यादा गाते थे, whereas women were not
too many into this industry. या तो क्या अब एक्सेप्टेंस है इसका? बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेंस तो है ही है. कव्वाल भी तो हैं, फीमेल कव्वाल्स भी हैं, हाँ. लेकिन मैं एज अ कव्वाली नहीं पेश करती हूँ. मेरा तो क्योंकि सोलो है, आई डोंट हैव अकम्पनिस्ट हु आर सिंगर्स. तो नहीं, एक्सेप्ट तो करते हैं और बहुत इन्जॉय भी करते हैं. तो ये कैसे फ़र्क एक कलाकार कैसे लेके आता है कि सूफ़ी में जो क्रेसेंडो आप कह रही हैं और फिर भक्ति गाते हैं, तो बिल्कुल देखिए, सूफ़ी और भक्ति दोनों ही अध्यात्म, ये रूहानी है सूफ़ी, और इसमें एक इश्क, हकीकी ईश्वर से लगन की बात है. भक्ति में भी अध्यात्म है, लेकिन उसमें भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है. इसमें एक तड़प है उस ऊपर वाले से मिलने की, उस देयर इज़ अ लॉन्गिंग. सो वो एक जो जज्बा है और जो एहसास है, वो ऑडियंस को बहुत अपील करता है. मतलब दोनों का रास्ता एक ही है. हाँ, दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों आध्यात्म और स्पिरिचुअल है दोनों का. मैम, सूफ़ी में हम देखते हैं कि रिपीटिशन बहुत है और एक ट्रांस सा क्रिएट होता है. तो ये कैसे कर पाते हैं कलाकार कि जो ऑडियंस है वो उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाए, डूब जाए? सूफ़ी में ये होता है ना कि देयर इज़ रेपिटेशन. एक तो लय की जो निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी जो है वो है. फिर द रिदम सेक्शन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तबला है, ढोलक है और परकशन है. साथ में जब हम गाते हैं तो उसको कई बार रिपीट करते हैं. तो रेपिटेशन से क्या होता है कि एक ट्रांस जैसा माहौल क्रिएट होता है. तो उसमें क्या होता है कि जो गायक है और जो श्रोता है वो उसमें जुड़ाव आ जाता है. एंड देन जो लगन लगती है, लौ लगती है, वो ऑडियंस और गायक की मिल के फिर वो एक माहौल क्रिएट होता है. उसमें आनंद की जो अनुभूति होती है वही है जो हमें रूह, सोल जिसको कहते हैं, उससे मिलवाती है, कनेक्ट करती है. तो मैम, सूफ़ी में हम ये भी देखते हैं कि उर्दू के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. ऐसा नहीं है. गज़ल में है उर्दू का ज़्यादा. तो मान लिया गज़ल, सूफ़ी में भी काफ़ी कुछ टच रहता है. तो जब हम इस तरह के उर्दू शब्द की इतनी बेजोड़ पकड़, आपने कैसे उसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग ली? हाँ, मैंने उर्दू के लिए क्लासेस किए थे रेख्ता से. अच्छा. हाँ, तो उससे क्या होता है कि डिक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, उर्दू की समझ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ. और गज़ल में या किसी भी शैली को आप गा रहे हैं, सूफ़ी गा रहे हैं, तो डिक्शन का बहुत क्लैरिटी हो आवाज़ में, आपका प्रॉपर डिक्शन है, उर्दू अल्फाज आप साफ बोल रहे हैं. और गज़ल में तो ख़ास तौर से कहाँ पॉज लेना है, उससे शेर का असर, प्रभाव ऑडियंस पे सही पड़ता है. नहीं तो आपने कहीं और पॉज ले लिया, पॉज की कहीं और जगह थी, तो शेर का मतलब खो जाता है. तो जैसे कुछ हम सुने गज़ल में कुछ ऐसा? गज़ल में क्या होता है कि शब्द प्रधान है, अल्फाज, लफ्ज़ मोर इम्पोर्टेंट. जो शायरी है वो टच करनी चाहिए ऑडियंस को. संगीत उसके बाद आता है. सो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने तरह तरह के इम्प्रोवाइजेशन कर दिए, उसमें लयकारी कर दी, उसमें सरगमें कर दी, या बहुत कठिन इम्प्रोवाइजेशंस कर दिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. गज़ल में हल्के फुल्के इम्प्रोवाइजेशंस होने चाहिए, ताकि जो शायरी है, जो शेर है, जो बात शायर कहना चाहता है, वो इट शुड गो अक्रॉस टू द ऑडियंस. तो क्या सुने आपसे गज़ल में? एक बहुत ही आजकल पॉपुलर है, वो मुझे भी बहुत पसंद है. सबा अकबर आबादी का कलाम है. अच्छा. सादगी तो हमारी ज़रा देखिए. तो बहुत सिंपल ट्यून है, बट जो शायरी है दैट कम्स अक्रॉस वेरी वेल.
मैं वो सुनाती हूँ। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब आप ये 3 गुरुओं का आपने नाम लिया कि कमला जी, सविता जी और शांति जी, हाँ, तीनों गुरुओं में से सबक क्या मिला आपको, लाइफ का सबसे बड़ा सबक? लाइफ का सबसे बड़ा सबक तो मुझे कमला जी से बहुत मिला, क्योंकि उस समय एक ऐसी उम्र पे थी मैं कि मुझे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हर तरफ से, और वो कमला जी ने बखूबी एक गुरु का, एक लाइफ कोच का जो रोल था वो बखूबी निभाया। और मैं ऋणी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बारे में, संगीत के बारे में और संगीत से इश्क करना सिखाया। बाकी तो सविता जी भी गुरु हैं और शांति जी भी हैं, लेकिन जो ग्राउंडिंग कमला जी से मिली वो प्रेशस है। तो जब आपके घर वालों को ये पता चला कि संगीत ही आप चुनेंगे अपने करियर के तौर पर, तो उनका रिएक्शन कैसा था? आपके माता पिता का पहले जान लेते हैं। माता पिता उस समय थे ही नहीं जब मैंने करियर बनाया। ओके। दे पास्ड अवे वेरी अर्ली इन लाइफ. I was about 24 when so sorry. my father passed away, and then just after 5 years my mother. तो ये मेरा परिवार, मेरा ससुराल ही था, मेरी सास, मेरे हस्बैंड एंड माय इन-लॉज। तो उनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था टिल द टाइम आई वाज हैप्पी। थोड़ा तो होता है कि भाई घर का काम भी होना चाहिए एंड बैलेंस बना के रखना चाहिए, तो वो सब मैंने आई अडहियर्ड टू दैट। आई डिडंट लेट एनीबडी से कि शी इज़ निगलेक्टिंग दिस वर्क और दैट वर्क। तो बहुत स्लो एंड स्टेडी आई स्टार्टेड माय करियर। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो उनको भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी था, उनके ट्यूशन्स, उनके स्पोर्ट्स के क्लासेस, तो उन सब में मैं उनको लेके जाती थी। एंड उस समय मुश्किल से 1 या 2 कार्यक्रम मिल जाते थे। अब ये जो सिचुएशन है एक स्त्री के लिए, ये बदल चुका है, पहले से काफ़ी पहले से बहुत बदल चुका है। तो अब तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम एंजॉइंग इट। बच्चे सब सेटल्ड हैं। नहीं, इवन फॉर एनी अदर वुमेन आई एम सेइंग, हाँ, किसी भी स्त्री के लिए अब ये स्ट्रगल पहले से थोड़ा कम है। पहले से थोड़ा डेफिनेटली बहुत कम है। ओके, एक सवाल था हमारा कि कबीर, बुल्ले शाह और आमिर खुसरो जी, इन तीनों के लिए जब आप इन तीनों के नज़्में जब आप गाने के लिए उतरती हैं, तो क्या तैयारी अलग अलग किस्म की हो जाती है? कबीर में सादगी है बहुत, और एक बोल्डनेस भी है, सादगी भी है, तो उसको प्रिपेयर करना और खुलापन है बहुत। बुल्ले शाह में भी वही बात है, बट उसमें एक रक्स का भी असर है, और क्या कहूँ, एक वही तड़प है अपने खुदा से मिलने की। और अमीर खुसरो में उनके अल्फाज
बहुत इम्पोर्टेंट हैं, साथ में ताल, राग, सुर। मैम, आपके संगीत में हमेशा हमने देखा है कि कुछ नयापन होता है। बिल्कुल। मतलब आपने कथक से जोड़ा है संगीत को, वो भी आप थोड़ा बताइएगा उसके बारे में भी। फिर वो मीना कुमारी के की रचनाओं पर आपने बहुत खूबसूरती हाँ, से काम किया, वो हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ। तो अभी क्या नया रश्मि जी? अभी तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करके चुकी हूँ, उसमें ईद और होली का जश्न था, और उसमें भी कथक के साथ ही मैंने किया था। ओके। अभी जो करने जा रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो फिल्म डायरेक्टर राज खोसला की लाइफ के ऊपर, उनकी लाइफ एंड लेगेसी की किस्से कहानियाँ हैं। और अच्छा। उनकी फ़िल्मों के जो बहुत ही पॉपुलर आइकॉनिक फिल्म सॉन्ग्स हैं, उनको मैं गाऊंगी साथ में। जैसे कौन से? शोख नज़र की बिजलियाँ दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा, शोख नज़र की बिजलियाँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। और कुछ? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। बहुत इस सुंदर। तरह के बहुत सारे गीत हैं। मैंने पहले कभी इस तरह के फिल्मी नहीं गाए हैं। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इनकी जो बारीकियां हैं वो सूफ़ी, गज़ल, इनसे बिल्कुल हट के हैं। बट आई एम डूइंग इट। यू कंपाइलिंग इट? क्या कर रहे हैं आप? कंपाइल नहीं है, मतलब इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, एंड उनके जो ये गीत मैं गा रही हूँ, उनकी जो एनेक्डोट्स हैं, उनका जो ट्रिविया है, उनकी लाइफ से जोड़ के अच्छा। इस तरह से कर रही हूँ। और कथक से कैसे जोड़ती हैं आप? जैसे कथक से भी आप अभी आपने कहा कथक कि में मैं जो सूफ़ी कलाम है उनको मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें रक़्स का बहुत भाव है। तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है कि उसको, जो मैं गा रही हूँ उसको कोई कथक नृत्यांगना उसको प्रस्तुत करें। ट्रांसलेट करे अपने हाउ नाच ब्यूटीफुल, में। वेरी नाइस। और ओके, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी मैम मीना कुमारी वाले प्रोजेक्ट्स के कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट आया था तो मैंने उसको सुना था, और मुझे आज भी मतलब जब मैं सुनती हूँ मीना कुमारी तो एक दीवा सा इमेज सामने आता है। एंड उनके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक सज्जन थे जिन्होंने मुझे मीना कुमारी की बुक दी थी। उसमें उनकी लिखे हुए गज़लें थी, और उन्होंने कहा कि इसको देखो क्या कर सकती हो। तो मुझे कई गज़लें तो उनकी बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उनको कंपोज़ किया। फिर एक हमने शो किया, दैट वाज जस्ट सिंगिंग हर गज़ल्स। देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड कि एक औरत की कहानी एक औरत गाए और एक औरत ही सुनाए तो कैसा रहेगा। तो वो एक थॉट मन में आया था। देन आई कंसेप्चुलाइज्ड दिस शो महजबीन, जिसमें उनकी कहानी कनुप्रिया ने सुनाई थी, और मैंने उनके फिल्म के भी गीत गाए थे और कुछ मेरे अपने कॉम्पोजिशंस भी गाए थे। तो बहुत अच्छा शो रहा था। मतलब उनकी राइटिंग में दर्द था बेहद, बेहद। कुछ थोड़ा सा सुनाएंगे? कोशिश करती हूँ। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है।
बहुत सुंदर। ये सवाल नहीं पूछती मैं तो अधूरा रह जाता। लेकिन मैम, जब आज हम देखते हैं कि आप लोगों ने एक पूरी शिद्दत से चाहा कि एक पहचान बने, पहचान को आपने तप कर गढ़ा है और बगैर मेहनत लगन के संभव नहीं है। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हम 4 लाइनें एआई को बोलते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और गाना लिख के तैयार हो जाता है और वो गा भी देता है। हाँ, ये दिस इज़ वेरी बैड। तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि हम तो पता नहीं कितने डेकेड्स हो गए मेहनत करते करते, 20 साल से ऊपर तो मुझे प्रोफेशनली परफॉर्म करते हुए हो गए, और अब ये देखने को मिलता है कि एआई ही गाना लिख रहा है, एआई म्यूज़िक बना रहा है, एआई से ही आवाज़ बन रही है और आवाज़ एआई से ही गा रही है। बट इज़ इट डेंजरस? मतलब हमारे सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी कला के लिए इज़ इट डेंजरस? बिल्कुल, इट इज़ स्कैरी। मतलब लोग इतनी मेहनत करके, इतना रियाज करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो 2 मिनट में सारा काम हो जाता है। लेकिन ये है कि उसमें भाव नहीं आ सकते जो आपको लाइव सुनने में मिलते हैं। भाव, एक्सप्रेशन, वो तो नहीं आ सकते। इट इज़ फ्लैट। मैंने भी सुना है, लेकिन इट हैज़ नो एक्सप्रेशन। आई कुडंट फील। जो आप लाइव सुनते हैं, कॉन्सर्ट में सुनते हैं, या आप मुझे इस समय भी सुन रही हैं, तो उसमें एक्सप्रेशन है, इट जिंदा है। इसका एक रिपरकशन ये भी हो सकता है कि आने वाले दौर में मतलब लोग इतनी मेहनत ही ना करें, कलाकारों की कमी पड़ जाए। जो अच्छे कलाकार जो मेहनत करके बनते हैं, जो तैयारी करते हैं, तपते हैं। लेकिन एआई तो वही कॉपी करेगा ना जो लाइव होता है। एआई अपने आप से कैसे करेगा? कहीं ना कहीं से तो उसको स्ट्रेन्स ऑफ दैट काइंड ऑफ वॉइस, दैट काइंड ऑफ म्यूजिक तो चाहिए ही। तो लाइव तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि लाइव ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। दैट वाज रियली नाइस, वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, श्वेता। थैंक यू। इट वाज ग्रेट चैटिंग विथ यू, कन्वर्सिंग विथ यू। थैंक यू। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ आपसे एक नई हस्ती के साथ। अभी दें इजाज़त, और हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं चाहूँगी कि अगर आप किसी ख़ास कलाकार का इंतज़ार करें तो वो भी लिख डालें आप कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.